गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का निर्माण। लास्ट क्लास में हमने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया था और अभी जो है जैसे समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब है वो जो टॉपिक है वो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, उसमें आप आसानी से जैसे छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो 10th क्लास में चैप्टर है इसमें गोलीय जो दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, ये जो टॉपिक है यहाँ पर थोड़ा सा जटिल है, तो इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें जो प्रतिबिंबों का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, गोलीय दर्पण होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गोलीय दर्पण होते क्या हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो एक खोखला, जैसे मान लीजिए आपने खोखला एक कांच का गोला लिया और कांच का जो गोला है वो उसको क्या करेंगे, जीवा के अनुदिश काट देंगे आप। जिस प्रकार से ये मान लो कि खोखला गोला है, इसको आप जीवा के अनुदिश काट दिया आपने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिए, इसके अलावा जो आपका खोखला गोला बच गया उसको आप हटा दो, ठीक है। तो ये जो आपके पास इस खोखले गोले का जो भाग बचा है ये क्या है, ये क्या है, एक पारदर्शी है फिलहाल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। अब जैसे ही हम इस पे पॉलिश कर देते हैं तो इसका पृष्ठ जो है वो परावर्तक हो जाता है। कैसा हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। तो ये ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, या परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। तो गोलीय दर्पण जो है वो किस प्रकार के हुए, इस प्रकार के हुए। अब यहां पर गोलीय दर्पण की को परिभाषित करें तो किस प्रकार से होगा। दर्पण आप किसे कहते हो, एक सामान्य भाषा में जिसमें आप सामने अगर कोई भी मतलब कांच लें और उसमें अगर आपका चेहरा दिख रहा है आपको, तो वो क्या हो गया, आपके लिए दर्पण हो गया। एकदम नॉर्मल तरीके से समझे। तो यहां पर भी क्या है, दर्पण। यहां से हमें ये समझ में आता है कि मान लो कि इधर जैसे लाइट है और लाइट के सामने अगर मैं कांच को करूं और थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हिलाता हूं तो आपको दीवार के ऊपर ही क्या करेगा, प्रकाश का पुंज बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जो पुंज किसकी वजह से, इस कांच की वजह से, अर्थात इसका पृष्ठ कैसा है, परावर्तक है, अर्थात वो आने वाली किरणों को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिसका पृष्ठ गोलीय हो अर्थात परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। तो आपको ये बात मैं अच्छे से जो समझाई है, इसमें मूल जो बात थी मेरी वो ये थी कि परावर्तक जो पृष्ठ है वो किस प्रकार का होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। तो वो दर्पण क्या, कौन से कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण क्या क्या हो गया परिभाषा, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, वो क्या कहलाते हैं आपके, गोलीय दर्पण। परावर्तक पृष्ठ मैंने बता दिया। जैसे सपोज करिए, अब इसके प्रकार कितने होते हैं, इस बात करते हैं पहले प्रकार की। दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एग्जाम की दृष्टिकोण से मैं आपको जो टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको जैसे ये प्रतिबिंबों का जो निर्माण होता है, अक्सर क्या होता है कि आपको जो बताया जाता है जैसे अवतल और उत्तल, इसमें क्या हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको, जैसे लेंस हो गए आपके, अगर मैं साथ में जैसे लेंसों के लिए बात करेंगे तो ये यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं अवतल और उत्तल, वो वहाँ पर आपके लिए चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके जो गुणधर्म होंगे वो जस्ट इससे विपरीत होंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं आपको उस तरीके से समझना है। अवतल दर्पण, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो देखिए, जब आप अवतल दर्पण, जब ये पूरा शब्द पढ़ते हैं तो ये कहां से शुरू हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है। और अभी अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उनमें परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो। जैसे ये गोल आ रहा है आपके समक्ष है, इसी प्रकार से अगर मान लो कि मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर देता हूं तो बाहर वाला जो पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो पृष्ठ क्या रह रहे हैं, गोलीय रह रहे हैं, वक्रीय पृष्ठ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण क्या होता है, बहुत आसानी से समझिए कि इस शब्द को जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला शब्द क्या है, इसमें ए है, अर्थात ए का जो आप एक शब्द लिखेंगे, ए फॉर अंदर, ए फॉर अंदर, जिसमें
दर्पण जो है या कहूं कि परावर्तक जो पृष्ठ है वो अंदर की तरफ हो, वो दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो परावर्तक पृष्ठ मतलब समझ गए कि जैसे मान लो कि यहां पर एक अगर मैं बल्ब जलाता हूं और अगर इस तरह पॉलिश करी हुई है, तो क्या मेरे को आप एक बात बताओ, इधर से आने वाली किरणों को क्या ये परावर्तित कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो परावर्तक पृष्ठ है ही नहीं इसका। ये तो क्या है? पॉलिशेबल जो पार्ट है वो है। और आपको भी पता है कि पॉलिशेबल जो पार्ट है वो कभी भी किरणों को क्या नहीं करता है? परावर्तित नहीं करता है। तब इसमें क्या हो गया जी? बाहर की तरफ तो पॉलिश हो गई और अंदर की तरफ क्या है जी? दर्पण है। अर्थात जिसमें परावर्तक पृष्ठ जो है वो किस तरफ हो? अंदर की तरफ हो, वो दर्पण कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। समझ गए ये बात? ठीक है, आपको समझाने के लिए आप इसको अलग से परिभाषित करेंगे तो इसमें परिभाषा जो होगी वो क्या करता है, इसके गुणधर्म पर आधारित है कि किस प्रकार का ये गुण होता है, किस प्रकार के प्रकाश की जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसको उसके प्रति ये किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, उसके आधार पर क्या करी जाती है, इसको परिभाषा जो दी जाती है वो उसके आधार पर दी जाती है। फिलहाल के लिए आपको समझना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट जो सीढ़ी है वो समझने की, अब अगर आप समझे ही नहीं तो आप इसके बारे में अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से उत्तल कौन सा है और अवतल कौन सा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की तरफ हो, वो दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार से उत्तल जो दर्पण है उसमें देखिए पहला जो शब्द है वो क्या है? ऊ है। ऊ फॉर ऊपर, जिसमें दर्पण या कहूं कि परावर्तक जो पृष्ठ है वो ऊपर की तरफ हो। अब देखिए, सपोज करिए आपने ये मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊपर किस प्रकार से होगा। जैसे मान लो कि इसको अगर मैं सीधा रख दूं इस प्रकार से, तो ये यूं ही होगा ना। ये तो अंदर वाला भाग हो गया, ये बाहर वाला या ऊपर वाला भाग। तो इसमें जो दर्पण है या कहूं कि परावर्तक जो पृष्ठ है वो किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो अंदर क्या है जी? पॉलिश करी हुई है। तो इस प्रकार का जो दर्पण आपको दिखाई देगा या इस प्रकार का जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो यहां से जो दो प्रकार हैं वो आपको स्पष्ट हो रहे हैं कि ये दोनों प्रकार कौन से हैं। चलिए बात करते हैं हम आगे। अब देखिए ये प्रकाश की किरणों के साथ किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं वो भी बात कर लेते हैं यहीं पे। ये क्या करता है? ये जो दर्पण होता है अवतल दर्पण, अर्थात अंदर की तरफ जिसके दर्पण है वो क्या करता है? ये क्या करता है जी? जैसे मान लो कि किरणें क्या है? अनंत से आ रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? जैसे ही इस पृष्ठ से टकराएंगी किरणें तो क्या कर देगा? एक बिंदु पर एकत्रित कर देगा। क्या कर देगा? एक बिंदु पर क्या कर देगा? एकत्रित कर देगा। इसलिए यानी कि ये क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है, किरणों को इकट्ठा कर देता है। तो ये जो अवतल दर्पण है इसका जो दूसरा नाम है वो है अभिसारी दर्पण भी है। इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो उत्तल जो दर्पण है वो क्या करेगा? जो भी किरणें आ रही हैं प्रकाश की उसको क्या करता है? टकराने के बाद क्या हो जाती हैं? वो फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। अर्थात वो क्या कर देता है? अपसारित कर देता है। किरणों को क्या कर देगा? अपसारित कर देगा। तो इसका जो दूसरा नाम है वो अपसारी दर्पण है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया है कि अपसारी दर्पण तो कौन सा होता है और अभिसारी दर्पण कौन सा होता है। अभिसारी दर्पण यानी कि किरणों को क्या कर दे? इकट्ठा कर दे, और किरणों को जो फैला दे, किरणों को क्या कर दे जी? फैला दे। इधर से किरण आई, ठीक है, और इधर चली गई। अब देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं इन किरणों के बारे में। तो ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। समझ गए? तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि आपतित किरण कौन सी है और परावर्तित किरण कौन सी है। अब जो हम बात करेंगे प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में बात करेंगे तो गोलीय दर्पण के बारे में इतना काफी है। थोड़ा सा मैं आपको गोलीय दर्पण के बारे में और अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि गोलीय जो दर्पण होते हैं इसमें जैसे ये आपके दोनों क्लियर हो गए कि अवतल दर्पण कौन सा होता है और उत्तल दर्पण कौन सा होता है। अवतल दर्पण वो दर्पण है जो क्या कर दे? किरणों को
अभिसारित कर दे। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। और जो किरणों को क्या कर दे? अपसारित कर दे। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। यहां पे क्लियर होती हैं। तो आपके दोनों जो प्रकार हैं वो यहां पे क्लियर हो गए हैं। अब जो प्रतिबिंब जो हम बता रहे हैं कि प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, उन प्रतिबिंबों के निर्माण से पूर्व हम पढ़ेंगे इनमें जो किरणें हैं जो प्रयुक्त की जाती हैं और जिनकी सहायता से क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो उन किरणों के बारे में समझेंगे। तो मूल बात जो पहली किरण आती है वो होती है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मान लीजिए मैं अवतल दर्पण की सर्वप्रथम बात करूं। अवतल दर्पण के लिए तो अवतल दर्पण आपका इस प्रकार का हो गया। इसमें मुख्य अक्ष कौन सी होगी? तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं कि मुख्य अक्ष कौन सी होगी। इस दर्पण में क्या होगा? एक बिंदु ऐसा होगा, एक बिंदु इस पूरे दर्पण में, जैसे मान लीजिए ये दर्पण क्या था जी? एक खोखले गोले का भाग था कि नहीं था? तो ये खोखला जो गोला है इसका कोई ना कोई केंद्र है, तो उस केंद्र को नाम सी देते हैं और इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस वक्रता केंद्र से प्रत्येक जो बिंदु है और जो हमारा हमने दर्पण जो हम काम में ले रहे हैं और जो हमारा दर्पण है उसमें अगर हम कोई भी बिंदु लें और वक्रता केंद्र पर अगर कोई अभिलंब डाल दें, कोई भी अभिलंब डाल दें, तो ये इस प्रकार की जो आकृति आपके समक्ष निकल के आ रही है। और ये जो अभिलंब होता है इसे क्या कहते हो आप? वक्रता त्रिज्या कहते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या लेते हैं? प्रयुक्त जो वक्रता त्रिज्या करते हैं वो ये करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु है O, इस पूरे दर्पण में एक बिंदु ऐसा होता है जिस पर क्या करती है? प्रकाश की किरण आती है और जिस पथ से आई उसी पथ पे क्या हो जाती है? वापस लौट करके आ जाती है। तो वो बिंदु क्या कहलाता है? आपका ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहीं से मैं आपको दो तीन बातें और बता देता हूं। अब क्या होता है कि जो किरणें जो आती हैं आने के पश्चात, अब बात करते हैं हम मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष ये O और C से होती हुई अगर एक मैं सरल रेखा खींच दूं तो ये पूरी की पूरी जो सरल रेखा मेरे द्वारा खींची गई इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो O से एक रेखा मैंने प्रारंभ करी और वो C से होती हुई गुजर गई, तो वो रेखा क्या कहलाई? मुख्य अक्ष कहलाई, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण। समांतर का मतलब समझते हैं आप? समांतर का मतलब समझते हैं? अगर मैं मान लो कि इसके एक किरण खींचूं समांतर, तो वो समांतर है या नहीं, इस बात को हम किस प्रकार से जानेंगे कि इस रेखा पर या फिर इस किरण पर अगर मैं एक कोई भी बिंदु लूं, कहीं पर भी लूं, तो उन सभी बिंदुओं की जो दूरी है इस मुख्य अक्ष के साथ वो क्या रहेगी जी? सेम रहेगी। अगर इसकी दूरी a है तो इसकी दूरी भी a और a रहेगी। तो ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो क्या करती है? इस दर्पण से टकराती है और इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वो क्या करती है? इस प्रकार गुजर जाती है। और मुख्य अक्ष पर जहां पर वो काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो काटती है उसे हम कहते हैं F या फोकस बिंदु। तो ये आपको क्लियर हो गया कि फोकस बिंदु क्या है।
कि समांतर जो किरण आई मुख्य अक्ष के, वो दर्पण के पृष्ठ से टकराई, टकराने के पश्चात जो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से काटती हुई जो निकल जाती है या काटती हुई गुजरती है या आकर के कहूं कि इकट्ठी होती हैं। तो अगर नीचे वाले की किरण की बात करें तो इसे भी हम, जैसे मान लो कि ये मैंने इस मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ एक किरण खींची जो कैसी है, इस मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर वो आकर के टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, इस बिंदु से होकर के निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गई, इस जो बिंदु से निकल रही है इस बिंदु को मैंने F नाम दे दिया। तो यहां से देखिए आपको एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये जो किरणें आ रही हैं टकराने के पश्चात इस बिंदु पर आकर ये क्या हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं या इकट्ठी हो रही हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती हैं वो क्या करती हैं। अवतल दर्पण के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण मतलब ऊपर की तरफ दर्पण। तो ये परावर्तक जो पृष्ठ है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। इसमें भी क्या होगा, इसी प्रकार से ये क्या है, हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। इसमें ये O बिंदु है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ध्रुव है। अब मेरे को एक बात यहां से आपको मेरे को बताओ कि यहां से जो यहां से आप एक बात समझ में आ रही है क्या, C किधर होगा इसका, C यानी कि वक्रता केंद्र किधर होगा। तो वक्रता केंद्र जो होगा वो इस तरफ होगा, इसका C जो होगा वो इस तरफ होगा। अगर पहली बार ये बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं इस चीज को, तो वो उनके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर ये वक्रता केंद्र इस तरफ है। चलिए, आप में से 70% बच्चों को यही पता नहीं कि ये वक्रता केंद्र इधर क्यों है, 30% बच्चे हैं जिनको पता होगा। तो ये वक्रता केंद्र इधर क्यों है। अब देखिए सीधी सी बात है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए तो आपको क्या समझ में आया जी। गोला जो बना, या कहूं कि खोखला जो गोले का जो भाग हमने लिया है उसमें उसको अगर हम जोड़ें किसी दूसरे, या फिर मैं कहूं कि इसका जो पार्ट है उसको ला करके अगर मैं जोड़ता हूं तो आपको गोला किस तरफ बना हुआ दिखाई देता है, इस तरह बनता हुआ दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली कि वक्रता जो केंद्र होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा, क्योंकि ये क्या है, गोले का भाग है और वो इस तरफ है। तो क्या इस तरफ नहीं होगा। अब क्या होगा कि C से अगर मैं रेखा खींचूं, O पर मिला और O से मिलाते हुए अगर मैं सीधे की तरफ सीधे आगे अगर मैं उसको खींच देता हूं तो वो जो रेखा होगी उसको मैंने क्या बोल दिया जी, मुख्य अक्ष बोल दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। अब देखिए अगर C इस तरफ है, बात करते हैं आगे की। अब क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो जी समांतर मैंने किरणें खींच दी, ठीक है। ये जो किरणें हैं वो जाकर के टकराती हैं परावर्तक पृष्ठ से, और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात क्या हो जाएंगी जी, वो फैल जाएंगी। अब क्या होता है, ये जो फैली हुई किरण है, ये जो यानी कि जो हमारी परावर्तित जो किरण है, परावर्तित जो किरण है, इस किरण को जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो वो एक बिंदु पर हमें काटती हुई प्रतीत होती हैं, और वो जो बिंदु होता है वो क्या होता है, F होता है, यानी कि फोकस बिंदु होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इस तरफ फोकस बिंदु जो है वो किस प्रकार से हमने यहाँ पर समझा है, या कहूँ कि किस प्रकार से जो किरणें गई। तो ये तो हमारी वास्तविक किरण हो गई। देखिए समझिए, ये हमने कल्पना के तौर पे एक तरह से हमने कल्पना करी है कि हम क्या करेंगे, इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो आकर के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर हमें काटती हुई प्रतीत होती है या इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती हैं। तो वो जो बिंदु है उसको हमने मुख्य फोकस नाम दे दिया। लेकिन ये तो हमारी वास्तविक किरण है, ये हमने कल्पना करी है, तो ये किरणें क्या हुई, काल्पनिक किरणें होंगी। और जहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं यहां से यहीं पे कि जहां पर दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन हो वहीं पर, यानी कि जो परावर्तित किरणों का, देखिए हमारी ये परावर्तित किरण है, ठीक है, परावर्तित किरणों का जहां पर प्रतिच्छेदन हो वहां पर क्या बनता है, सिर्फ प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात आप समझिए। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण आती है और उत्तल दर्पण में आकर के यहां टकराती है, टकराने के पश्चात जो परावर्तित होगी और उसे अब अगर आप आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो वो आपको एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और यही क्या है, यही मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों के प्रति जो व्यवहार दर्शाता है उत्तल दर्पण, वो है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगली किरण की बात करते हैं हम, फोकस किरण। तो अभी अभी आपने समझा है कि मुख्य अक्ष के जो समांतर जो किरणें होती हैं वो किस प्रकार से व्यवहार दर्शाती हैं।
दोनों दर्पणों की मैंने बात करी है। दूसरी जो किरण है वो हमारी है फोकस किरण। नाम से स्पष्ट है कि जो किरण आएगी वो फोकस बिंदु से होती हुई आएगी। तो पहले बात कर लेते हैं हम अवतल दर्पण के लिए। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये O बिंदु है, ये आपका C है और ये आपका F है। अब मैंने क्या कहा है, फोकस किरण। तो फोकस जो किरण होगी, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वो आपतन किस तरफ से होगी जी, फोकस बिंदु से होती हुई वो जाकर के कहां टकराएगी, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से। और जैसे ही वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, उसके समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से अगर मैं इस तरफ से कोई किरण आपतित करूं और वो जाकर के यहां टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहां से आपको ये स्पष्ट हो गया कि मुख्य जो आपका जो अक्ष है उसके समांतर जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो बात करी थी वो क्या था, आपतन इस तरफ से हुआ था और जाकर के टकराने के पश्चात वो इधर से गुजर गई। और इस फोकस किरण में क्या होगा कि हमने आपतन फोकस बिंदु से करवाया, तो आपतन क्या होगा, फोकस बिंदु से जाकर टकराई, टकराने के पश्चात क्या होगी जी, वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो यहां पर दोनों जो लॉजिक हैं, ये दोनों किरणें हैं वो एक तरह से अपोजिट अपना व्यवहार दर्शाती हैं। तो ठीक है, ये बात समझ गई। इसमें सिर्फ आपको दिशा चेंज करनी होगी। अगर ये जा इधर से रही है तो ये तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, अगर वो आ रही है कहां से, फोकस बिंदु से, तो वो फोकस किरण हो गई। और व्यवहार दोनों को दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगला उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो उत्तल जो दर्पण होता है आपका, यानी कि ऊपर की तरफ दर्पण, तो ये लो, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी। अब देखिए, अगर आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहां पर आपका F बिंदु होगा और ये आपका C बिंदु होगा। अब क्या करना है आपको, किरणें जो हैं वो कहां से गुजरेंगी, फोकस बिंदु से। तो यहां से तो फोकस बिंदु से किसी भी कंडीशन में गुजर नहीं सकती, तो वो हमें सिर्फ कल्पना के तौर पे देखनी है कि काल्पनिक तरीके से अगर हम सोचूं कि मान लो कि मेरे पास जो मान लो टॉर्च है या फिर कुछ भी है, तो मैं उसको क्या करूंगा, इस प्रकार से उसकी स्थिति रखूंगा कि यहां से निकलने वाले जो किरण है वो जाकर के फोकस बिंदु से होती हुई गुजरती आपको प्रतीत हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस किरण का आपतन किधर से करवा दिया मैंने, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो या गुजरती हुई हमें प्रतीत हो, ऐसा हमें आभास हो। तो इस प्रकार से जो किरण थी उसको आपने क्या कह दिया जी, फोकस किरण है। यानी कि ऐसी किरण जो मैं फोकस बिंदु से होकर के गुजार नहीं सकता लेकिन गुजरती हुई में प्रतीत हो। तो चलिए, ये जाकर के टकराएगी, टकराने के पश्चात वो सेम का सेम व्यवहार दर्शाएगी जिस तरह से अवतल दर्पण में दर्शाया था। तो ये क्या करेगी, जिस तरफ से आपतित हुई, टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर इस तरफ से भी मैं किरण अगर आपतित करूं और वो देखो गुजरती हुई आपको यहां से प्रतीत हो रही है, तो ये फोकस बिंदु है, तो फोकस बिंदु से गुजरती हुई अगर प्रतीत हो रही है तो उसके पश्चात क्या होगा, जैसे ही वो टकराएगी, टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरण भी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो यहां पर भी आपने अभी जो हमने मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण पड़ी थी, सेम की सेम उसी तरीके से ये जो फोकस किरण है वो उत्तल दर्पण में भी काम कर रही है और अवतल दर्पण में। तो ये एक दूसरे की क्या हो गई जी, अपोजिट सी हैं। जिस तरह से इनकी दिशा चेंज करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगली जो किरण है आपकी, अभिलंब किरण। चलिए, अभिलंब किरण कौन सी हुई, पहले बात करते हैं हम अवतल दर्पण के लिए। तो ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका वक्रता केंद्र C है, ये आपका बिंदु F है। अभिलंब किरण है, समझ लीजिए यहां से, अभिलंब किरण ये जो पॉइंट है आपका वक्रता केंद्र जो है, वहां से अगर आप इस परिधि के ऊपर कोई भी अभिलंब अगर डालते हैं तो ये इस प्रकार से डाला जाएगा। ठीक है, और अभिलंब किरण हमेशा क्या होगी,
जाकर के जहां टकराएगी, टकराने के पश्चात जिस पथ से वो गई थी उसी पथ से क्या हो जाएगी जी, वापस आ जाएगी। तो ये इसी पथ से गई थी और इसी पथ से क्या आ जाएगी, वो वापस आ जाएगी। तो अभिलंब जो किरण है हमेशा अपना जो व्यवहार है वो इसी प्रकार से दोहराएगी। तो अभिलंब के अनुदिश अगर मैं किरण वक्रता के अंदर सी से गुजार के कहां पर डालूं, इसके परावर्तक पृष्ठ पे, तो परावर्तक पृष्ठ पे टकराने के पश्चात वो क्या होगी जी, वापस से उसी पथ को दोहराती हुई चली जाएगी। इसी प्रकार से इस तरफ से किरण डाल के देखते हैं, तो ये किरण क्या हुई, इधर से आपतित हुई, जाकर के टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुई, वापस से उसी पथ को दोहराती हुई वापस चली गई। तो ये बात आपके लिए अवतल दर्पण के लिए थी। बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण का मतलब ऊपर की तरफ दर्पण। तो ये इस प्रकार का आपका दर्पण है, ये आपका O बिंदु और ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। और इसमें ये बिंदु आपका F और ये बिंदु आपका C। अब क्या करना है आपको क्या करना है, इस दर्पण पे, इसके परावर्तक पृष्ठ पे आप क्या करेंगे, किरण इस प्रकार से क्या करेंगे, आपतित करवाएंगे कि वो आपको वक्रता केंद्र C से गुजरती हुई प्रतीत हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो टॉर्च है वो मैं इस प्रकार से इसका एंगल सेट करता हूं कि वो जाकर के किधर से जाती हुई मुझे प्रतीत हो, इस बिंदु C से गुजरती हुई मुझे प्रतीत हो। तो ये आपको क्या हो गया जी, ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये किरण क्या कहलाई जी, अभिलंब किरण। तो अभिलंब किरण का जिस प्रकार से व्यवहार अवतल दर्पण में था वैसा सेम का सेम व्यवहार यहां रहेगा। जिस तरफ से जाएगी जाकर के टकराएगी, टकराने के पश्चात वापस से उसी पथ को दोहराती हुई वापस से निकल जाएगी। तो इसी प्रकार से इस तरफ से डाल के देखते हैं। तो ये जो किरण है वो मान लो यहां से गुजरती हुई आपको प्रतीत हो रही है। तो ये आकर के टकराई और आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वापस उसी पथ से लौट जाएगी। तो अभिलंब किरण भी आपको क्लियर हो गई। चलिए अगली किरण जो है वो है तिर्यक किरण। तिर्यक किरण की बात करते हैं। पहले जैसे उत्तल दर्पण है तो हम उत्तल दर्पण के लिए कर लेते हैं। तो ये जो बिंदु आपका O है, कौन सा बिंदु है, O बिंदु। O बिंदु पर अगर मान लीजिए कि कोई कोण बनाकर के, अगर कोई किसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ अगर कोण बनाकर के कोई भी अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो जितना डिग्री का कोण इसने इस तरफ बनाया है उतने ही डिग्री का कोण इस तरफ बना करके वो निकल जाएगी। अर्थात जो परावर्तन का जो नियम है उसके अनुसार ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आएगी, मुख्य अक्ष के यानी तिर्यक किरण, तिर्यक मतलब तिरछी, और तिरछी किरण आपने कहां पर डालनी है, इसके ध्रुव पे डालनी है। और ध्रुव पे किसके, आपको क्या करना है, आपको जो मुख्य अक्ष है उसके साथ जितना डिग्री कोण बना करके आप अगर डालते हैं किरण को, है ना, उतने ही डिग्री कोण बना करके वो वापस से क्या निकल जाती है, नीचे की तरफ आप परावर्तित हो जाती है। तो ये आपके लिए क्या हो गई, तिर्यक किरण। इसी प्रकार से आपका जो अवतल दर्पण है उसमें भी ये यही व्यवहार दर्शाती है, सेम का सेम। ये क्या होगा, जितना डिग्री का कोण बना करके आप यहां पर आपतित करवाओगे उतने ही डिग्री के कोण के साथ वापस से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो तिर्यक किरण कहां पर डलेगी जी, कुल मिलाकर के हम कह देंगे कि आपका जो O बिंदु है वहां पर वो क्या होगी जी, आकर के टकराएगी, टकराने के पश्चात वो निकल जाएगी। तो आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब क्या होता है, ये जो किरणें हैं, अब समझ लीजिए, यहां से मैं बता देता हूं आपको। इसमें एक तो ये और एक ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस किरण, ये जो दो किरणें हैं ये क्या होंगी, ज्यादा हम क्या करेंगे, प्रयुक्त करेंगे, ज्यादा प्रयोग मिलेंगे जब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। हालांकि प्रतिबिंबों का जो निर्माण का जो टॉपिक है वो आप डायरेक्टली में, जैसे लेंस और लेंसों में प्रतिबिंब का निर्माण और गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो दोनों के दोनों सेम ही है, पर वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से डेरिवेट करूंगा और आपको दोनों जो पार्ट हैं वो आपको अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको कंबाइंड करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके और दोनों को एक साथ रिलेट करके आप ये चीज समझ पाओ कि जो दर्पणों में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है गोलीय दर्पणों में, उसी प्रकार से आपके लेंसों में भी क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा।
तो ये जो दो किरण है, इन किरणों में से अगर जैसे मान लीजिए मुख्य रूप से हम ये किरणें काम में लेते हैं, और इन किरणों में से जो परावर्तित किरण है, कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ये जो परावर्तित किरण है, अगर दो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन हो जाए, और प्रतिच्छेदन हो जाए, वही जो बिंदु होता है जहां पर प्रतिच्छेद हुआ है, वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन, तो दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्या हो जाता है? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। समझ गए आप? परावर्तित किरण यानी कि जो किरण आपतित होगी टकरा करके, जब परावर्तित होती है तो परावर्तित किरणें जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी उसी बिंदु पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से हम समझेंगे अभी। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता देता हूं। मैंने दो परावर्तित किरणें ली हैं, तो दो परावर्तित किरणें जब आपस में काटेंगी वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? वास्तविक प्रतिबिंब का। ठीक है, कैसे प्रतिबिंब का? वास्तविक प्रतिबिंब का। अब दो परावर्तित किरणों में से अगर मान लो कि एक आपकी आभासी किरण है, तो जहां पर आभासी शामिल हो जाए, या क्योंकि काल्पनिक जो किरण आपने बनाई थी, जिस तरीके से मैंने बताया आपको काल्पनिक किरण कौन सी थी, तो वो जो किरण जहां आ जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा। समझ गए? तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, अभी हम जब ये प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, और ये जो है गोलीय दर्पण और जो आपके लेंस हैं, ये दोनों ही किस तरह से आपस में रिलेट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं हम अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, चलिए समझते हैं। अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, आप सबको पता है, यानी कि अंदर की तरफ जिसके दर्पण हो वो आपका क्या है? अवतल दर्पण। इसमें एक बिंदु होगा O, और O से आकर के जो रेखा मिलती है आपकी, उसको आपने क्या कहा है? मुख्य अक्ष कहा है। तो ये आप मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका बिंदु C हो गया, ये आपका बिंदु F हो गया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, बिंब की जो स्थिति है, यानी कि बिंब कि हम जो मानेंगे कि जिसका प्रतिबिंब बन रहा है या जिसका प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो कहां पर स्थित है? इस मुख्य अक्ष पे स्थित है। ठीक है, ये हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो उसमें प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होगा, ये थोड़ा जटिल हो जाता है, तो आगे की जो कक्षाएं पढ़ेंगे उनमें आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो आपके टॉपिक में जो है वो सिर्फ इतना है कि मुख्य अक्ष पर जो बिंब की जो स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए बात करते हैं। अब देखो, मेरी एक छोटी सी बात समझा देता हूं आपको कि यहां से जो चीजें आपको समझ में तो आ जाएंगी। आप एक बार के लिए, जैसे मैं मान लूं कि आपको सीधा बता देता हूं कि इसमें पहली जो स्थिति होगी, बिंब की जो स्थिति होगी, बिंब की स्थिति जो होगी, पहला मानते हैं हम अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, अब ये अनंत पर क्यों मानते हैं इसका रीजन समझा देता हूं। जैसे समझ लीजिए ये जो पॉइंट है, अब इस मुख्य अक्ष पर देखो, कहीं पर भी प्रतिबिंब, आपका जो बिंब है वो कहीं पर भी आ सकता है। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखिए मेरी बात बताइए कि मैक्सिमम अगर मैं कोई नंबर लूँ इसमें, मान लो कि एक रेखा है और इस पे 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, मान लो आगे आगे चलते जाएंगे, 20 25 100 आ गए। उसके बाद में मान लो 1 CR आ गए, 1 करोड़ आ गए, लाख आ गए, इतने होते होते आगे आगे कितना तक जा सकता है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर कल्पना करो कि जितने भी नंबर लिख पाओगे इस रेखा पर लिख सकते हो। मतलब आगे की मैं बात कर दूं, इसको बढ़ाते जाओ, लिखते जाओ। तो पहला मतलब जो स्थिति आई वो इसलिए आई कि हम जब कल्पना करते हैं, हम जब मानते हैं कि प्रकाशिक स्रोत से हमारा, या कहूँ कि जो हमारा बिंब है वो पहली जो कंडीशन बना सकता है वो अनंत पर भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि अनंत तक ये इस रेखा पर जो अनंत तक है ये रेखा, अनंत तक खींच सकते हैं हम इसको आसानी से।
तो पहला जो प्रतिबिंब की जो हमने पहली जो बिंब की जो स्थिति मानी वो अनंत पर क्यों मानी, ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि अनंत पर ही क्यों मानी, क्योंकि इस पर जो अंतिमतया अगर मैं बात करूं या कहूं कि अंतिम जो पॉइंट आएगा वो कौन सा होगा, अंतिम पॉइंट तो होगा ही नहीं, आप चलते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ। तो पहली स्थिति हमने अनंत पर इसलिए माने, ठीक है। तो ये बात आपको समझने की है। अब सपोज करो कि आपका जो अनंत है वो मान लो कि यहां पर ये जो पॉइंट आया वो आपका इंफिनिटी आ गया। कहां आ गया, ये जो पॉइंट आया वो आपका क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। समझ गए इतनी बात। अब देखिए, अब बात करते हैं अगले जो पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, आप जनरल सी भाषा में समझिए कि अनंत के बाद में कौन सा पॉइंट है, कोई पॉइंट है इसके जस्ट बाद में, इसके जस्ट बाद में सी पॉइंट है कि नहीं, है ना जी। इसके जस्ट बाद में कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, और इस सी के जस्ट बाद में एफ पॉइंट है, और इस एफ के जस्ट बाद में ये ओ पॉइंट है। यानी कि आपका एफ के जस्ट बाद में क्या आ जाता है, दर्पण आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप मैं कहूं कि दूसरी आपको स्थिति लिखनी है तो क्या लिखेंगे आप, अनंत से सी, तो इसके मध्य ही तो स्थित होगी ना कोई भी, अगर कोई भी वस्तु होगी। तो पहली जो कंडीशन आई वो आपकी इंफिनिटी आ गई। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, आपके बिंब की अनंत से सी के मध्य है। देख समझिए, जैसे मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अगर मैं कहूं कि ये सी पॉइंट लिया, ठीक है, ये सी पॉइंट यहां पे है, तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि सी जो पॉइंट है, अगर आप जनरल वे में बताना चाहें तो सी जो पॉइंट है वो ए के पास है, यूं कह सकते हैं। या फिर मान लो अब इधर लेके आ गए थोड़ा सा, तो अब क्या कहोगे, अब इधर लेके आ गए, अब इधर लेके आ गए, तो इसमें आगे पीछे किसका आ रहे हैं पॉइंट्स को, एक जगह स्टेबल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, या कहूं कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये सी जो बिंदु है वो ए और बी के मध्य है। क्या, ए और बी के क्या है, मध्य है। तो ये बात आपको स्पष्ट होती है, ए और बी के मध्य क्या है जी, सी पॉइंट है, जो क्या कर रहा है, इधर उधर खिसक रहा है। सेम इसी कंडीशन में ये है। तो यहां पर क्या होगा, एक तो आपका पॉइंट अनंत आ गया, दूसरा पॉइंट आपका आ गया सी यानी कि वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, जनरल वे में अगर आप बात कहेंगे तो यही कहेंगे ना कि अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य, यही कहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, कौन सा पॉइंट आएगा। अब यहां पर हम बात कर चुके हैं, इन स्थितियों पे बात कर चुके हैं। तो अब देखिए, इस C से पहले अगर मैं बात करूं, मान लो ये C है ना, तो ये जस्ट इतनी सी दूरी की मैं बता रहा हूं आपको, और ये वाली ये दूरी है, ये वाली। तो अगर बिंब जो है आपका वो C पर है, इस कंडीशन में रहेगा तब तो आप उसको C पर कहेंगे। और C से एक कदम यानी कि 0.1 भी अगर वो पीछे रहता है तो हम कौन सी कंडीशन में लेके आ जाएंगे उसको, दूसरी कंडीशन में लेकर के आ जाएंगे। तो यहां पर जो तीसरी जो कंडीशन आई, यहां से चलता आपका जो बिंब है वो कहां पहुंच गया है जी, यहां पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको जब आप प्रतिबिंब का निर्माण करें तो जो बिंब जो है वो आप खुद के स्वरूप माने कि मैं जो हूं वो एक तरह से क्या हूं, बिंब हूं, और मैं चल रहा हूं इस मुख्य अक्ष पर। और इस मुख्य अक्ष पर जब चलता हूं तो मेरी स्थितियां जो हैं वो परिवर्तित होती हैं। तो हालांकि मैंने आपको 2 स्थितियां बता दी हैं, तीसरी स्थिति आप चलते और यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए, अनंत से आप चले थे, अनंत से चलते आप अनंत और सी के मध्य आए। अनंत और सी के मध्य आते आते आप कहां पहुंच गए, वक्रता केंद्र सी पर पहुंच गए। तो आपकी जो तीसरी जो कंडीशन निकल करके आई वो क्या आई, वक्रता केंद्र आई। तीसरी कंडीशन क्या आई, वक्रता केंद्र आई। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, आप क्या करें, बिंब को खुद के स्वरूप मान लें, ठीक है। तो आप जैसे चल रहे हैं तो अब कहां पहुंच गए आप, सी पर। अब देखिए, मैंने सी से जस्ट एक कदम मैं अगर आगे की तरफ बढ़ाता हूं, क्या करता हूं, सिंगल कदम भी मैं अगर आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो मैं इस सी बिंदु को पीछे छोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, सी बिंदु को पीछे छोड़ दूंगा, अर्थात मैं सी बिंदु पर अब नहीं हूं। तो इस कंडीशन में मेरी जो कंडीशन बनेगी, या कहूं कि बिंब की जो स्थिति बनेगी वो कहां बनेगी, इस बिंदु और
इस बिंदु के मध्य बनेगी, इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य बनेंगी। तो ये पहली कंडीशन आपकी कहाँ हो गई थी, ये वाली पहली कंडीशन, ये आपकी दूसरी कंडीशन, ये आपकी 3 नंबर की कंडीशन, ये आपकी 4 नंबर की कंडीशन हो गई। और इससे आगे का जो पॉइंट है वो 5 नंबर पे है। तो 5 नंबर पे कौन सा पॉइंट है, एफ, एफ यानी कि फोकस बिंदु। तो अभी मैं कहां पहुंच चुका हूं, मान लीजिए मैं कहां पहुंच चुका हूं, 5वीं नंबर कंडीशन पर हूं। तो दैट मींस मेरा जो अभी मेरी जो स्थिति है वो 5वें नंबर पे है, यानी कि पांचवी कंडीशन में हूं मैं अभी। और इस 5वीं कंडीशन से जैसे ही मैं आगे की तरफ पैर रखूंगा तो मैं एफ को क्या करूंगा, पीछे की तरफ छोड़ दूंगा। इसका मतलब मैं इस कंडीशन पर नहीं हूं अभी। तो अभी मेरे लिए नई कंडीशन कौन सी हो गई, एफ और आपका जो ध्रुव है उसके मध्य होगी, या कह सकता हूं एफ और दर्पण के मध्य कह सकता हूं। तो ये आपकी 6 नंबर कंडीशन हो गई। तो यहां पर इस मुख्य अक्ष पर 6 स्थितियां बनी है, कुल मिलाकर के क्या बनी है, 6 स्थितियां बनी है। 6 स्थितियों में पहली स्थिति अनंत पर हो गई, सेकंड स्थिति अनंत और सी के मध्य, और तीसरी जो कंडीशन है वो सी पर हो गई, चौथी जो कंडीशन है वो सी और एफ के मध्य हो गई, पांचवी जो कंडीशन है वो एफ पर हो गई, छठवीं जो कंडीशन है वो यहां हो गई। चलिए मैं लिख देता हूं, आसानी से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक साफ सा आपको एक चित्र बनाऊंगा जिसमें आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो पहली स्थिति आपकी अनंत पर है, दूसरी जो कंडीशन है वो आपकी अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य, तीसरी जो कंडीशन है वो है आपकी वक्रता केंद्र पर, चौथी जो कंडीशन है वो आपकी वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदु के मध्य। ठीक है, पांचवी जो कंडीशन है आपकी वो है फोकस बिंदु पर, और छठवीं जो कंडीशन है वो आपकी है फोकस बिंदु एवं दर्पण के मध्य भी कह सकते हो, या ध्रुव के मध्य भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन गई, आपकी 6 स्थितियां बन गई। इन 6 स्थितियों में क्या करेंगे, जैसे बिंब है, बिंब को खुद के स्वरूप मान लें। इन 6 स्थितियों में जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो किस प्रकार होगा वो बता देता हूं मैं आपको। चलिए, ये 6 स्थितियां आपको समझ में आ गई है। 6 की 6 स्थितियां अपने दिमाग में आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी थी। चलिए आगे बात करते हैं हम। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और इस अवतल दर्पण में ये जो स्थितियां निकल करके आई वो कौन कौन सी हैं जी, समझिए जरा। पहली जो कंडीशन है वो इन्फिनिटी पर है, तो 1 नंबर हो गई। दूसरी नंबर की कंडीशन जो है वो सी पर है, सॉरी इसके मध्य दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और इनके मध्य चौथी हो गई एफ के मध्य। ठीक है, और ये 5वीं हो गई, और इनके मध्य ये 6वीं कंडीशन हो गई। अब देखिए कि इन कंडीशंस में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। तो सर्वप्रथम पहली कंडीशन की बात करते हैं हम कि पहली कंडीशन एफ के ऊपर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो किस प्रकार होगा। सपोज करिए आपका जो बिंब है वो कहाँ है, अनंत पर है। अनंत से जो किरणें आएंगी वो इस प्रकार से आएंगी। ठीक है, अनंत से जो किरणें आती हैं वो इस प्रकार से आती हैं। सोचिए कि अनंत पर प्रकाश का वो है स्रोत है, और वो क्या कर रहा है, किरणें जो भेज रहा है वो इस प्रकार से भेज रहा है। तो यहाँ से आने के पश्चात वो क्या करेंगी, फोकस बिंदु पर आकर के एकत्रित हो जाएंगी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक इन स्थितियों के माध्यम से समझाता हूं कि किस प्रकार की ये स्थितियां हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो ये आपकी अनंत पर हो गई, दूसरी जो कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन ये हो गई, चौथी कंडीशन, 5वीं और 6वीं। ये तो है बिंब की स्थिति। और जो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, अब समझिए। अब देखिए ये स्थितियां जो नोट करी आपने, इसको इसी प्रकार से रहने दें। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर
तो पहली कंडीशन पर जो प्रतिबिंब बना वो कहां बना, यहां बना। तो ये क्या बन गया, 5वीं नंबर कंडीशन पे बना है। कहां बना है जी, देखिए 5वीं नंबर कंडीशन पे बना है, बिल्कुल बना है। अब जो आपका दूसरी नंबर की कंडीशन में आपका अगर बिंब हो इस प्रकार से, अब क्या करा, बिंब ने यहां से चलना शुरू कर दिया। तो खुद के स्वरूप की बात करें तो अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो पहले तो समझ लीजिए आपकी बिंब की जो प्रतिबिंब की जो स्थितियां होंगी वो कहां कहां होंगी, और उसके बाद में उनका स्वरूप बताऊंगा कि उनका जो रूप होगा वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, और उनकी जो आकृति होगी वो किस प्रकार की होगी, उल्टी होगी, सीधी होगी, वो क्या होगी, उसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन पर क्या बना जी, पहली कंडीशन पर क्या बना, 5वीं नंबर की कंडीशन पे आपका प्रतिबिंब बन गया। अब क्या करता है, जैसे ही इससे आगे बढ़ाते हैं हम, तो हम क्या करें, जैसे मान लो कि यहां पर आपका क्या है, आपका क्या है जी, बिंब है, आपका क्या है, बिंब है। इस कंडीशन में जो बिंब है, यहां से जो किरण जा रही है वो तो सेम इसी प्रकार से जाकर के निकल जाएगी, जा सकती है। अब यहां पर प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो किस प्रकार होगा, तो यहां से आप क्या करेंगे, एक किरण को भेजेंगे और वो फोकस बिंदु से होती हुई गुजर के जाके टकराएगी, और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात जब वापस आएगी तो वो इस बिंदु से इस बिंदु पे आकर प्रतिच्छेदन करेगी। तो एक तरह से ये आपकी जो किरण है ये तो आपतन किरण हो गई, और ये आपकी किरण हो गई परावर्तित किरण, और ये भी आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ने देखो पहले कहीं प्रतिच्छेदन नहीं करा, तो ये तो चलिए मैं मिटा देता हूं, थोड़ा आपको कंफ्यूज ना करूं। ये तो चलिए अब देखिए इस बिंदु पर अब इन्होंने प्रतिच्छेदन करा है, तो कुल मिलाकर के जो आपका जो प्रतिबिंब बना वो इस पॉइंट पर बना। तो मुख्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो आपको यहां से यह समझ आ रहा है कि प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है वो कंडीशन नंबर 4 में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, इस कंडीशन में, यानी कि 2 नंबर की कंडीशन में प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है इसमें होगा। यानी कि आप यहां से लेकर के यहां तक जब आपका बिंब जो चलता हुआ आएगा, ठीक है, और आता हुआ इस प्रकार से जो आपको प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इस ऐप से बनना शुरू होगा। देखिए इस बात को समझ लीजिए, इस पॉइंट से बनना शुरू होगा। तो पहली कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब बना वो बिंदुवत बना है। कैसा बना है, बिंदुवत, एक तरह से बिंदु के समान है। पॉइंट ही तो है ना कि उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। और इसके अलावा वास्तविक भी है। इसको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कौन से होते हैं, बीच में बता देता हूं मैं आपको कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसको आप पर्दे पर ले सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा उसको आप पर्दे के ऊपर नहीं ले सकते। पर्दे के ऊपर समझ गए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कांच है, इधर से मान लो आपने क्या करा, मतलब लाइट जलाई, और क्या करोगे, लाइट जलाने के पश्चात आप, या कहूं कि जैसे आपने देखा होगा कई बार जो आपके पास गोलीय कांच होते हैं, थोड़ा सा गोल होगा, सूरज के सामने आप लेकर के जाते हैं, और सूरज के सामने लेकर के जाने के पश्चात एक कागज जैसे आप लेते हैं, तो कागज लेने के पश्चात जैसे आप आगे पीछे करते हो तो थोड़ी देर के पश्चात एक पॉइंट जो बनता है, और उस पॉइंट पे क्या होता है, आग जलना शुरू हो जाती है। देखा होगा आपने, यानी कि वो जल जाता है। तो वो जलता क्यों है, क्योंकि वो जो आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है वो सूरज का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है, वो सूरज का प्रतिबिंब। और सूरज का प्रतिबिंब दैट मीन सूरज में बहुत सारी गर्मी है, आग है, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, जो सूरज का प्रतिबिंब बना है वो एक तरह से ऊर्जा जो एकत्रित हुई है यहाँ पर, वो उसी भांति व्यवहार कर रही है जिस भांति आपका सूरज है, तो वह यहाँ पर जलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब था। अगर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता तो वह यहाँ पर वो जलना शुरू नहीं करता। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब समझ गए, पर्दे पे ले सकते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं वो भी एक पर्दे पर ली जाती है, जैसे थिएटर्स में जाकर के आप मूवी देखते हैं, मूवी हॉल में तो पर्दा ही लगा होता है, पर्दे में पीछे से प्रोजेक्टर से चलता है और वो जाकर के पर्दे पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब वो होंगे जिन्हें हम पर्दे पर ले सकेंगे, आभासी प्रतिबिंब वो होंगे जिन्हें हम पर्दे पर नहीं ले सकते। तो ये बात समझ गए। मैं आपको स्थितियां बता रहा हूं, तो पहली स्थिति में आपको समझ में आ गया बिंदुवत। अब देखिए आपको यहां से मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता देता हूं, यहां से देखिए शॉर्ट तरीके से बता देता हूं कि ज़्यादा खींचना ना पड़े, ज़्यादा चीज़ें बतानी ना पड़े, आपको हमेशा याद रहेगा। एक सारणी बनाएंगे, इस प्रकार की स्थितियाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पर देखा होगा सबसे सर्वप्रथम जो आपका प्रतिबिंब बना वो यहाँ बना, और मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में आप 4 लिख देंगे, इसके बाद में आप 3 लिख देंगे, इसके बाद में 2 लिख देंगे, इसके बाद में 1 लिख देंगे। समझ गए, ये जो लिखे हैं आपने ये आपके बिंब की स्थितियां हैं। क्या है, बिंब की स्थितियां। तो आपको इतना ही समझना है कि पहली नंबर कंडीशन पर जब अनंत पर स्थित होता है तो 5वीं नंबर कंडीशन यानी कि फोकस बिंदु पर बनेगा, 2 पर यानी 2 यानी इसके मध्य होगा, तो 4 यानी इसके
मध्य की स्थिति में बनेगा। और 3 नंबर की स्थिति यानी कि 3 नंबर की जो ये स्थिति है ये आपकी वक्रता केंद्र सी पर है। तो 3 नंबर पर होगा तब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 3 नंबर पे बनेगा, ये याद रखना आप। इसी प्रकार से 4 नंबर की स्थिति देखें कहां पर है, ये रही 4 नंबर की स्थिति। 4 नंबर की स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर चला गया आपका, 2 नंबर की स्थिति में आपका प्रतिबिंब कहां जाएगा, 2 नंबर की। और 5 नंबर की स्थिति मतलब आपकी यहां पर फोकस पर जब आपका बिंब होगा तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 1 नंबर, यानी कि अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर। तो यहां क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारी चीजें समझ सकते हैं। ये जो बच गया, ये जो खाली रह गया, ये जो खाली रह गया, ये जो खाली रह गया ना, वो कहाँ चला जाएगा, इस दर्पण के पीछे की तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इस दर्पण के पीछे की तरफ। जो ये जो खाली रह रहा है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे आप दर्पण के पीछे। तो ये बात समझ गए आप शॉर्ट तरीके से। अब देखिए मैं थोड़ा सा खींच करके ये बता देता हूँ, इन 5 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होगा, समझ लीजिए। ये निम्न प्रकार की स्थितियां थी। प्रतिबिंब बनना यहाँ से शुरू होता है बिंदुवत, थोड़ा बड़ा इस प्रकार से बड़ा होता जाता है। और इस स्थिति पर आने के पश्चात, इस कंडीशन पर जैसे आपका बिंब आएगा, 3 नंबर की स्थिति में जैसे बिंब आएगा तो आपका प्रतिबिंब भी 3 नंबर की स्थिति में बनेगा। ऊपर ये जो है इतनी ही ऊंचाई जो होगी वो होगी इसकी, यानी कि ये हमेशा बराबर बनेगा। क्या बनेगा, तो इस कंडीशन में क्या बनता है, बराबर बनता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या बनता है, बराबर बनता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, आपका प्रतिबिंब जो है, जैसे जैसे आप आगे खिसकाएंगे, इस कंडीशन में चला गया, वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब, ये बात समझ गए आप, ये मिटा देता हूं चलिए आप। ये 2 नंबर यानी कि 4 नंबर की कंडीशन जो थी ये 4 नंबर की है। 4 नंबर में प्रतिबिंब इस कंडीशन में बनेंगे, 2 नंबर की कंडीशन में। इसको मिटा देता हूं, ये आप नोट कर लेना। इस प्रकार से आपका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जाएगा और एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी जहां पर वो अनंत पर बनेगा। तो देखिए यहां पर बिंदु बनना स्टार्ट हुआ, मैं आपको स्वरूप बता रहा हूं। यहां पर पॉइंट था, इस कंडीशन में पॉइंट था और इस पॉइंट से बनना शुरू हुआ और इस पॉइंट से बनता जैसे आगे आ रहा है, वैसे वैसे देखिए आप देखते जाइए, आपका बिंब जो है, सॉरी प्रतिबिंब जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो इन सब चीजों से आपको ये समझना है कि ये जो मैंने बताया है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो निर्माण समझाया है, ये सेम का सेम उत्तल लेंस में होता है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जैसे मैंने सारणी बनाई है वो सेम का सेम इस उत्तल लेंस में होगा और उत्तल लेंस में भी इसी जिस प्रकार से ये हुआ है उसी प्रकार से उसमें काम करेगा। तो लेंसों के बारे में उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं और जो आपके अगर मैं कहूँ कि सिलेबस में, तो अवतल जो लेंस है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी में से आते हैं। 1 से 2 नंबर का, यानी कि आपको रेखा चित्र बनवा सकता है कि आपके जो स्थिति है वो वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अगर मान लो आपका बिंब, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर आपको सारणी याद है जो मैंने अभी बताई है, उस सारणी के हिसाब से अगर आपको याद है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि किस स्थिति पे होगा बराबर की। अब देखिए वो जो सारणी थी आपकी, उसमें कंडीशन में 3 थे। तो एक तरफ तो आपका बिंब मान लो इस तरफ अनंत पे था और प्रतिबिंब जो बनता है वो बिंदुवत छोटा बनता है। जैसे जैसे जा रहा है बड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 5 था, ठीक है, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। तो ये घट रहा है लेकिन प्रतिबिंब जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब तो बढ़ता जाएगा, बिंब की स्थिति तो सेम ही रहेगी। बिंब मतलब जैसे आप अपने स्वरूप अगर मान रहे हैं तो आप तो उतने हैं जितने अनंत से, अगर आप मान लो कि 10 किलोमीटर परे से चल के आ रहे हो तो भी आप इतने ही हो, और अगर आप मेरे पास में आ जाते हो तो भी आप उतने ही रहोगे। हाँ, दिखने में फर्क हो सकता है कि आप बहुत दूर है तो मेरे को छोटे से दिखाई देंगे, ठीक है। तो बिंब की स्थिति, बिंब की जो ऊंचाई होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस प्रकार से जो आपकी जो रेखा चित्र खींची जाएंगी, इनमें से मैंने बता देता हूं रेखा चित्र, एक किरण आपको समांतर किरण खींचनी है, दूसरी किरण आपको फोकस किरण खींचनी है, वहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम 6 नंबर की स्थिति की, कि 6 नंबर की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है या क्या है।
6 नंबर की स्थिति में आपने देखा होगा कि आपका F तो ये है और आपका मान लो कि बिंब ये है, तो यहां से एक रेखा गई, रेखा जाने के पश्चात वो जाकर के टकराएगी यहां पर, टकराने के पश्चात F से गुजर गई जी। अब एक बात बताओ, मेरे को दूसरी जो रेखा है वो खींच करके दिखाओ आप, कौन सी रेखा खींची थी मैंने पहली, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस किरण खींचो, खींच सकते हो आप, खींच दोगे, ले लो सर खींच दी, नहीं, तो ये कहीं पर भी जाकर के इस दर्पण से नहीं टकराएगी, तो इस दर्पण से नहीं टकराए तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो चलिए दूसरी बात करते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन खत्म हो चुका है, कौन सी का, फोकस किरण का। तो यही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जिस तरह से मैंने किरणें जो आपको बताई हैं, तो फोकस किरण आपकी, आप ज्यादातर दोनों किरणें प्रयुक्त करते हैं, तो 2 किरणें प्रयुक्त करी तो आपके पास प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो रहा। अब खींचते हैं हम तीसरी किरण, कौन सी, आप विलंब किरण यहां से खींच नहीं सकते, तो कौन सी बच गई आपके पास, तिर्यक किरण बच गई, ये तिर्यक किरण खींच दीजिए। तो ये तिर्यक किरण खींच दिया आपने, तो ये क्या करती हैं, ये आपस में आगे की तरफ कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, और जब आगे अगर ये नहीं काट रही हैं तो कहां काटेंगी जी, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाने पर आपको क्या होगा, ये काटती हुई प्रतीत होंगी, एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी, और इस कंडीशन में भी आपका क्या बनेगा, आपका बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है, शेविंग जो दर्पण है आपका, शेविंग जो दर्पण है वो क्या है, इसी आधार पर कार्य करता है। जब आप देखिए, आप देख करके देखना कि शेविंग दर्पण के जब आप पास जाते हैं, यानी कि पास जब गए, यानी कि इस फोकस दूरी के अंदर अगर आप आते हैं, तो ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी F और O के मध्य की जो दूरी है उसे आप क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इस दूरी के अंदर आएंगे तभी आपको जो आपका प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आप इस F से थोड़ा सा बाहर आ गए तो आपको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, अवतल दर्पण में थोड़ा पास होकर के जब आप शेविंग करते हैं तो आपका जो चेहरा है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, और ये जो प्रतिबिंब बनता है वो इस प्रकार बनता है। ठीक है, ये दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा जी, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो आपने देखा होगा कि 1 से लेकर के जो सारणी बनाई है उसमें आभासी जो प्रतिबिंब है वो सिर्फ और सिर्फ इस 6 नंबर की कंडीशन में बनता है। इसके अलावा सारे के सारे जो दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। और वास्तविक जहां जुड़ गया, वास्तविक जहां जुड़ गया वहां उल्टा जुड़ जाएगा। ठीक है, वास्तविक जुड़ गया वहां पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी जुड़ गया वहां पर सीधा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा जी, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपको दोनों की दोनों बातें क्लियर होती हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार होता है बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। आप इस चीज को, जो मैंने सारणी आपको बताई है उसी में सारा का सारा सार है, और उसी में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो किस प्रकार से होगा, स्थितियों पे होगा। रेखा जो चित्र बनाए हैं उन रेखा चित्रों की सहायता से आप आसानी से एक बार सारी जो स्थितियां उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंप्लीटली वो समझ में आ जाएंगी। और ये जो स्थितियां हैं वो सेम की सेम लेंस के अंदर होती है। थोड़ा सा मैं आपको लेंस का भी यहां पर बता देता हूं क्या रहता है, आप इसको थोड़ा जो रिलेट करके समझना, कहीं इसको ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं। जिस प्रकार से ये आपका लेंस कौन सा हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, और लेंस के अंदर क्या होता है, ये भी गोले का पार्ट, ये भी गोले का पार्ट, तो इधर भी गोला बन सकता है और इधर भी गोला बन सकता है। तो दोनों ही तरफ क्या होते हैं, सी होते हैं, यानी वक्रता के अंदर एक आपका F होता है, एक आपका F होता है। तो इसको मान लो C1 F1, ये F2 हो गया, C2 हो गया। अब बात करूं मैं इस तरफ की कि इस तरफ ही सारे के सारे क्या बनेंगे जी, इस तरफ से किरणें आ रही हैं या हमारा जो बिंब है वो इधर स्थित है। तो 1 नंबर कंडीशन, 2 नंबर कंडीशन, ये इन्फिनिट होगी, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि बिंब का जो निर्माण होगा अगर अनंत पर रहेगा तो 5 नंबर की कंडीशन पर, मैंने अवतल दर्पण में आपको बताया है। तो उत्तल लेंस में क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा आपका, कहां से स्टार्ट होगा, यहां से बनना, क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम में जो किरणें हैं वो आगे की तरफ चली जाएंगी, तो इधर से आने वाली किरणें सारी की सारी इस बिंदु पर फोकसित हो जाएंगी, तो यहां से बनना स्टार्ट होगा। वो सेम की सेम कंडीशन में जो प्रतिबिंब है बिंदुवत रहेगा, फिर बड़ा होना स्टार्ट होगा, फिर इस कंडीशन पे आकर के बराबर बनेगा, और इस कंडीशन से जैसे ही एक कदम आगे रखेगा तो ये और बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे 1 नंबर की कंडीशन है इन्फिनिटी पर आएगा,
इस तरफ से आपका बिंब कहां आ गया, 5 नंबर की कंडीशन पे, और 5 नंबर की कंडीशन पे आने पर आपका जो प्रतिबिंब है वो कहां चला गया, अनंत पर चला गया। तो इस प्रकार से ये कहां चला गया, अनंत पर, और ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। रेखा चित्रों की सहायता से आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ईजी है और ज्यादा समझ इसमें आपको ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में भी बहुत आसान है। तो ये लेंसों के लिए होगी। 6 की 6 स्थितियां मैंने बता दी कि लेंसों में भी किस प्रकार से प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनेगा। तो इसी अवतल दर्पण के आधार पर जो लेंसों में प्रतिबिंब बनने वाले जो सारणी जो अभी मैंने इसमें बताई है वही क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर लेंगे, तो आपकी जो वहां से ये क्लियर हो जाएगा।